18वीं सदी के मध्य में यानी सन 1750 के आसपास यूरोप के हर बड़े देश के दरबार में एक ही चर्चा थी। फ्रांस के मंत्री इस पर बात कर रहे थे, रूस के सलाहकार इस पर रिपोर्टें लिख रहे थे, प्रशिया और स्वीडन के व्यापारी इस पर माथापच्ची कर रहे थे। चर्चा यह थी कि ब्रिटेन अचानक इतना आगे कैसे निकल गया। ब्रिटेन की कपड़ा मिलें रात दिन चल रही थीं। उसके लोहे के कारखाने इतना माल बना रहे थे जितना पूरे यूरोप की भट्टियां मिलकर भी नहीं बना सकती थीं। उसके बंदरगाहों से जहाजों पर जहाज भर भर कर सूत, कपड़ा और लोहे का सामान दुनिया के कोने कोने में जा रहा था और बाकी देश बस देख रहे थे, हैरान, बेचैन और थोड़े ईर्ष्यालु भी। अब सवाल यह था कि इस बढ़त का रहस्य क्या है। उस जमाने में कोई इंटरनेट नहीं था, कोई टेक्निकल जर्नल नहीं था जिसमें मशीनों के नक्शे छपते हों। जो जानकारी थी वो या तो किसी कारखाने की दीवारों के भीतर बंद थी या उन कारीगरों के दिमाग में जो उन मशीनों को रोज अपने हाथों से चलाते थे। तो जानकारी हासिल करने का एकमात्र तरीका था उन दीवारों के भीतर घुसना या उन कारीगरों को अपनी तरफ कर लेना। यहीं से शुरू होती है उस दौर की सबसे बड़ी और सबसे कम जानी पहचानी कहानी, औद्योगिक जासूसी की कहानी। फ्रांस इस मामले में सबसे आगे था। उसने पूरी तरह संगठित तरीके से ब्रिटेन में जासूस भेजे। ये जासूस कोई छाया जैसे रहस्यमय लोग नहीं थे। ये थे पढ़े लिखे इंजीनियर, वैज्ञानिक, व्यापारी जो जिज्ञासु पर्यटक बनकर ब्रिटेन जाते थे। वे कारखानों के दौरे करते थे, कारीगरों से बात करते थे और जो देखते थे उसे बारीकी से नोट करते थे। कुछ तो इतने निर्लज्ज थे कि अपनी रिपोर्टें शुद्ध शैक्षणिक अध्ययन कहकर पेश करते थे, जबकि उनका असली मकसद बिल्कुल साफ था। लेकिन इन सब में जो सबसे प्रभावशाली, सबसे साहसी और सबसे सफल जासूस था, उसका नाम था जॉन होल्कर। होल्कर का जन्म सन 1719 में लैंकाशायर के स्ट्रेटफोर्ड में हुआ था। उसके पिता एक लोहार थे जिनका देहांत तब हो गया जब जॉन बहुत छोटा था। जवानी में होल्कर मैनचेस्टर के कपड़ा व्यापार में काम करने लगा। वह एक कैलेंडर था, यानी वह कपड़े को रोलर्स के बीच दबाकर चिकना करने का काम करता था। यह एक कुशल काम था और होल्कर इसमें माहिर था। उसने अपना एक छोटा व्यवसाय भी खड़ा किया। लेकिन सन 1745 में उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आई जो उसने खुद नहीं चुना था। उस साल बोनी प्रिंस चार्ली के समर्थकों ने ब्रिटिश सिंहासन पर दावा करने के लिए एक विद्रोह छेड़ा। होल्कर और उसका साझेदार पीटर मॉस दोनों कैथलिक थे और दोनों ने इस विद्रोह में हिस्सा लिया। यह एक बेवकूफी भरा फैसला था। विद्रोह बुरी तरह कुचला गया। होल्कर और मॉस को पकड़ लिया गया और लंदन की न्यूगेट जेल में डाल दिया गया, जहां उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलना था। न्यूगेट उस जमाने में एक भयानक जगह थी, लेकिन वहां एक बात थी, पैसे देकर कुछ सुविधाएं मिल सकती थीं। मॉस ने जेलर को रिश्वत देकर रस्सी और दीवार में सुराख करने के औजार खरीद लिए। दोनों ने जेल की दीवार में छेद किया। मॉस पतला था, वो निकल गया। होल्कर बड़े कद का था, वो फंस गया। मॉस को वापस आकर सुराख बड़ा करना पड़ा। किसी तरह दोनों निकले, चादरों की गांठ बनाकर नीचे उतरे और भाग निकले। होल्कर हॉलैंड होते हुए फ्रांस पहुंचा। वहां उसने कुछ समय एक फ्रांसीसी सेना में बिताया। फिर वह रुआं में बस गया, जहां पहले से एक कपड़ा उद्योग था। यहां उसने अपने लैंकाशायर के दिनों का काम दोबारा शुरू किया, कपड़े का व्यापार। लेकिन रुआं में काम करते हुए होल्कर को एक बात बहुत साफ दिख रही थी। फ्रांस का कपड़ा उद्योग ब्रिटेन से कहीं पीछे था। वहां की मशीनें पुरानी थीं। वहां के कारीगर उन तकनीकों से अनजान थे जो लैंकाशायर में आम हो चुकी थीं, और फ्रांस की सरकार यह अंतर पाटना चाहती थी। यहीं होल्कर की असली कहानी शुरू होती है। फ्रांस के कॉमर्स ब्यूरो के प्रमुख डेनियल चार्ल्स ट्रूडेन ने होल्कर की क्षमता पहचानी। उन्होंने उसे एक प्रस्ताव दिया
इंग्लैंड वापस जाओ, वहां की मशीनें और कारीगर लेकर आओ और फ्रांस में एक आधुनिक कपड़ा कारखाना खड़ा करो। इसके बदले अच्छा वेतन, सरकारी संरक्षण और सम्मान मिलेगा। होल्कर राजी हो गया। सन 1754 में होल्कर भेष बदलकर इंग्लैंड वापस पहुंचा। उसके सिर पर राजद्रोह का आरोप था, इसलिए पकड़े जाने पर फांसी तय थी। फिर भी वह मैनचेस्टर और लैंकाशायर के कारखानों में घूमा। उसकी मां अभी भी वहां रहती थी और उसने बेटे की मदद की। होल्कर ने 3 महीने में बेहद तेजी से काम किया। कपड़े के नमूने इकट्ठे किए, कारीगरों को लालच दिया और उन्हें चुपचाप चैनल पार भेजने की व्यवस्था की। उसकी पत्नी रुआं में एक अस्थायी केंद्र चला रही थी, जहां ये कारीगर पहुंचते थे। जब होल्कर वापस फ्रांस आया तो रुआं के सेंट सेवेर में एक नया कारखाना खड़ा था, जिसमें 20 अंग्रेज कुशल कारीगर काम कर रहे थे। ट्रूडेन के दस्तावेजों में होल्कर की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट लिखी थी। एक पत्र में कहा गया था कि होल्कर का काम है इंग्लैंड से मशीनों के नमूने, औजार और जरूरी जानकारी गुप्त तरीके से लाना। होल्कर इस काम में इतना सफल रहा कि सन 1755 में उसे फ्रांस के 7 इंस्पेक्टर्स जनरल ऑफ मैन्युफैक्चर्स में से एक बना दिया गया। यह एक बहुत बड़ा सरकारी ओहदा था। अब वह सिर्फ एक जासूस नहीं था, वह फ्रांस की औद्योगिक नीति का एक जिम्मेदार हिस्सा था। दशकों तक होल्कर ने यह काम जारी रखा। जब 1760 के दशक में स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम जैसी नई मशीनें ब्रिटेन में आईं, होल्कर ने उन्हें भी फ्रांस पहुंचाया, गैर कानूनी तरीके से। वह थेम्स से रॉटरडैम जाने वाले जहाजों का इस्तेमाल करता था, ताकि किसी को शक न हो कि सामान रुआं जा रहा है। कुछ जासूस पकड़े भी गए। एक चार्ल्स एल्बर्ट नाम का शख्स लैंकास्टर की अदालत में दोषी ठहराया गया और 5 साल जेल में रहा। लेकिन जेल से निकलकर उसने फ्रांस में अपनी खुद की मशीन बनाने की कंपनी खड़ी कर ली और पेरिस के औद्योगिक प्रदर्शनी में गोल्ड मेडल जीता। होल्कर जैसे जासूस चोरी छिपे काम करते थे, रात के अंधेरे में, भेष बदलकर, डर के साए में। लेकिन उसी द्वार में एक और इंसान था जो बिल्कुल उलटा था। उसे किसी से डर नहीं था, उसे किसी से छिपना नहीं था। वह खुलेआम अपने कारखाने दिखाता था, दुश्मन देशों के लोगों को भी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसका नाम था जॉन विल्किंसन और लोग उसे कहते थे आयरन मैड, यानी लोहे का दीवाना। विल्किंसन का जन्म सन 1728 के आसपास हुआ था। उसके पिता आइजक विल्किंसन एक लोहे की भट्टी में काम करते थे और उनके नाम कई पेटेंट्स थे। तो विल्किंसन को लोहे की दुनिया बचपन से ही विरासत में मिली थी। लेकिन जहां पिता एक मेहनती कारीगर थे, वहां बेटा एक दूरदर्शी उद्यमी निकला। विल्किंसन ने कैंडल के एक एकेडमी में पढ़ाई की, जो उस जमाने के हिसाब से अच्छी शिक्षा थी। फिर उसने मिडलैंड्स में एक कोक फायर्ड भट्टी स्थापित की। पिग आयरन बनाया, जो दूसरे लोग बर्तन, टोप और औजार बनाने के लिए खरीदते थे। धीरे धीरे उसकी साख बनी। उसका कारोबार बढ़ा और श्रॉपशायर के ब्रोजली में उसने अपना मुख्य कारखाना स्थापित किया। लेकिन वो मोड़ जिसने विल्किंसन को इतिहास में दर्ज किया, वो आया सन 1774 में। उस साल उसने एक ऐसी मशीन का पेटेंट लिया जो तोप की नली को ठोस सांचे से अंदर से बोर करती थी। यानी पहले लोहे की एक ठोस छड़ ढाली जाती थी और फिर उसमें एक घूमती हुई ड्रिल से नली बनाई जाती थी। इससे नली इतनी सटीक और इतनी मजबूत बनती थी कि तोप दागते वक्त फटने का खतरा लगभग खत्म हो जाता था। ब्रिटिश नेवी के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उससे पहले फ्रांसीसी और अन्य देशों की तोपें अक्सर अपने ही सैनिकों को मार देती थीं। इस मशीन का एक और इस्तेमाल था जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण निकला। उसी दौर में जेम्स वॉट अपने स्टीम इंजन के लिए एक बड़ी परेशानी से जूझ रहे थे। उनके इंजन का सिलेंडर इतना सटीक नहीं बन पाता था कि भाप बाहर न निकले। वॉट को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो धातु को उस प्रिसीजन के साथ काट सके जो उनका इंजन मांगता था। विल्किंसन की बोरिंग मशीन ने यह काम कर दिया। उसने वॉट के लिए सिलेंडर्स बनाए,
इतने सटीक कि बोल्टन और वॉट का इंजन दुनिया का सबसे कुशल स्टीम इंजन बन गया। इस तरह विल्किंसन, वॉट और बोल्टन तीनों के रास्ते आपस में जुड़ गए। अब तक की कहानी सीधी है, लेकिन यहां से विल्किंसन की कहानी एक ऐसे रंग लेती है जो उस जमाने के किसी भी उद्योगपति में शायद ही मिले। सन 1775 में फ्रांस से एक फौजी अधिकारी आया, मार्चेंट दे ला हुलियर। वह फ्रांस के लिए बेहतर तोपें बनाने का तरीका सीखना चाहता था। उसने विल्किंसन के ब्रोजली कारखाने का दौरा किया। विल्किंसन ने उसे सब कुछ दिखाया, खुलकर, बिना किसी झिझक के। यह वो वक्त था जब इंग्लैंड और फ्रांस लगभग हर दशक में किसी न किसी युद्ध में उलझे रहते थे। फिर भी विल्किंसन ने दुश्मन देश के अधिकारी को अपनी सबसे कीमती तकनीक दिखाई। क्यों? क्योंकि विल्किंसन को यकीन था कि फ्रांस उसकी नकल नहीं कर सकता, और इससे भी बड़ी बात, उसे एक अच्छा सौदा दिख रहा था। दे ला हुलियर ने प्रस्ताव रखा कि अगर विल्किंसन फ्रांस में एक तोप बनाने का कारखाना लगाने में मदद करे तो उसे 12 साल का गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा और मुनाफे में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। विल्किंसन खुद जाने को तैयार नहीं था, लेकिन उसने अपने छोटे भाई विलियम को भेज दिया। विलियम विल्किंसन सन 1775 में फ्रांस गया। लुआर नदी के एक टापू आइजल इंद्रेत पर तोप बनाने का कारखाना स्थापित हुआ। यह फ्रांस का पहला आधुनिक आयरन फाउंड्री था जो ब्रिटिश तकनीक पर चल रहा था। विलियम को शुरुआत में 12,000 लीव्रेज सालाना वेतन मिला और कुछ साल बाद यह बढ़कर 50,000 लीव्रेज हो गया। लेकिन विल्किंसन की सबसे बड़ी और सबसे विवादास्पद डील अभी आनी बाकी थी। सन 1777 में पेरिस को एक नई वाटर सप्लाई सिस्टम की जरूरत थी। इसके लिए सैन नदी से पानी खींचने के लिए स्टीम इंजन्स चाहिए थे और पूरे शहर में पानी पहुंचाने के लिए लोहे की पाइपें चाहिए थीं। पेरिये ब्रदर्स ने यह ठेका लिया और विल्किंसन, बोल्टन और वॉट तीनों इस प्रोजेक्ट में साझेदार बने। यहां तक ठीक था, लेकिन समस्या यह थी कि यह डील उस वक्त हो रही थी जब इंग्लैंड और फ्रांस अमेरिकी इंडिपेंडेंस की जंग में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। यानी विल्किंसन एक तरफ ब्रिटिश नेवी के लिए तोपें बना रहा था और दूसरी तरफ दुश्मन देश फ्रांस को लोहे की पाइपें भेज रहा था। लोहे की पाइप और तोप की नली दिखने में लगभग एक जैसी होती है। चेपस्टोव के घाट पर जब ये पाइपें महीनों पड़ी रहीं तो एक स्थानीय व्यक्ति ने ट्रेजरी को चिट्ठी लिखी कि विल्किंसन तोपें छिपाकर फ्रांस भेज रहा है। जांच हुई, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। विल्किंसन बचा रहा। इस पूरी कहानी में एक बात बेहद दिलचस्प है। विल्किंसन के लिए देश, युद्ध और राजनीति, ये सब उसके व्यापार से छोटी चीजें थीं। वह एक ऐसा पूंजीवादी था जिसके लिए मुनाफा ही असली देशभक्ति थी। उसने कभी यह नहीं छिपाया, उसने कभी माफी नहीं मांगी, और इसी बेशर्म आत्मविश्वास में उसका सबसे अजीब पहलू छिपा था। विल्किंसन लोहे से इस कदर प्यार करता था कि उसने अपने लिए लोहे के ताबूत बनवाए थे। एक नहीं, कई। वो अपने हर घर में एक ताबूत रखता था और कभी कभी मेहमानों के सामने उसमें लेट जाता था। जो मेहमान यह नहीं जानते थे वे घबरा जाते थे। उसने वसीयत में लिखा था कि उसे लोहे के ताबूत में दफनाया जाए। विल्किंसन ने दिखाया कि टेक्नोलॉजी को खुलेआम बेचा जा सकता है, दुश्मन को भी। लेकिन उसी दौर में एक और तरह का सफर हो रहा था। यह सफर चोरी छिपे था, बिना किसी सरकारी संरक्षण के, बिना किसी गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट के। इस सफर में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर निकले थे और उनके पास कोई मशीन नहीं थी, कोई नक्शा नहीं था। उनके पास था सिर्फ वो जानकारी जो उनके दिमाग में थी। यह सफर था ब्रिटेन से अमेरिका का। सन 1783 में अमेरिका आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी मिलने का मतलब यह नहीं था कि नया देश अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अमेरिका के पास जमीन थी, लोग थे, जज्बा था, लेकिन कोई आधुनिक कारखाना नहीं था, कोई कैनाल नहीं था, कोई ट्रेंड इंजीनियर नहीं था, और ब्रिटेन का कानून बिल्कुल साफ था। कोई कुशल कारीगर देश छोड़कर नहीं जा सकता, कोई मशीन एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। तो अमेरिका को जो चाहिए था वो उसे मिल नहीं सकता था,
कागजों पर, लेकिन कारीगरों के दिमाग पर कोई कानून नहीं लगाया जा सकता था। यहीं से शुरू होती है उन लोगों की कहानी जिन्हें इतिहासकार टूल बैग ट्रैवलर्स कहते हैं। वो लोग जो अपने औजारों की थैली उठाकर अटलांटिक पार गए और अपने साथ ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ले गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है सैमुअल स्लेटर। स्लेटर का जन्म सन 1768 में डर्बिशर के बेलपर में हुआ था, रिचर्ड आर्कराइट की क्रॉम्फर्ड मिल के बिल्कुल पास। 14 साल की उम्र से उसने उसी मिल में काम शुरू किया। जब वह 21 साल का हुआ तब तक वह उस मिल का मैनेजर था। आर्कराइट की स्पिनिंग टेक्नोलॉजी की हर बारीकी उसे पता थी, हर गियर, हर पुली, हर स्पिंडल का काम। उसी वक्त उसे खबर मिली कि पेंसिल्वेनिया की असेंबली ने एक इनाम रखा है। जो कोई भी अमेरिका में आर्कराइट जैसी वाटर फ्रेम बना सके उसे पुरस्कार दिया जाएगा। स्लेटर ने फैसला किया, लेकिन वो मशीन के कोई नक्शे नहीं ले जा सकता था, कोई ड्राइंग नहीं, कोई मॉडल नहीं। कस्टम्स ऑफिसर्स कारीगरों की तलाशी लेते थे, तो स्लेटर ने किसान जैसे कपड़े पहने ताकि वो कोई कारीगर न लगे, और लिवरपूल से जहाज पर चढ़ गया। उसके दिमाग में थी पूरी क्रॉम्फर्ड मिल, हर पुर्जे की माप, हर मशीन की बनावट, हर प्रोसेस की बारीकी। सन 1789 में वह अमेरिका पहुंचा। रोड आइलैंड के पॉटकेट में ब्राउन परिवार के पैसों से उसने एक स्पिनिंग मिल खड़ी की, पूरी तरह अपनी याददाश्त के भरोसे। मशीनें काम की, धागा बना, और अमेरिका को पहली बार एहसास हुआ कि औद्योगिक क्रांति उसके यहां भी हो सकती है। आज अमेरिका उसे फादर ऑफ द अमेरिकन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहता है, लेकिन स्लेटर की कहानी में एक पेंच था जो ब्रिटेन से अलग था। ब्रिटेन में मिल्स में काम करने के लिए महिलाएं और बच्चे आसानी से मिल जाते थे। अमेरिका में यह संभव नहीं था। यहां परिवार अलग अलग बिखरे हुए थे, हर कोई अपनी जमीन पर था। तो स्लेटर ने एक नया तरीका निकाला। उसने पूरे परिवारों को अपनी मिल के पास बसाया, पति को अलग काम दिया, बच्चों और पत्नी को मिल में। इसे रोड आइलैंड सिस्टम कहा जाने लगा। स्लेटर के साथ साथ एक और किस्म के लोग अमेरिका पहुंच रहे थे, इंजीनियर्स, और उनकी जरूरत थी एक बहुत बुनियादी काम के लिए। अमेरिका के पास कोई ढंग की सड़क नहीं थी, कोई कैनाल नहीं था। भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना लगभग नामुमकिन था, और बिना ट्रांसपोर्ट के कोई भी इंडस्ट्री खड़ी नहीं हो सकती। यह बात उस दौर के हर अमेरिकी नेता को पता थी। तो पेंसिल्वेनिया के व्यापारियों ने एक सोसाइटी बनाई, सोसाइटी फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ रोड्स एंड इनलैंड नेविगेशन, और उन्होंने लंदन में एक दूत के जरिए ब्रिटेन का सबसे अच्छा कैनाल इंजीनियर ढूंढने की कोशिश की। उन्हें मिला विलियम वेस्टन। वेस्टन उस वक्त 29 साल का था। उसने जेम्स ब्रिंडली जैसे दिग्गज कैनाल इंजीनियर्स के साथ काम किया था। उसके पास वो सब था जो अमेरिका को चाहिए था। जब उसे ऑफर मिला तो उसने हां कह दी, लेकिन एक शर्त पर। उसकी नई नई शादी हुई थी और पत्नी शार्लेट ने एक सॉलम प्रॉमिस मांगा कि अगर उसके परिवार को उसकी जरूरत पड़ी तो वो वापस आ सकेगी। वेस्टन ने वादा किया और नवंबर 1792 में दोनों फॉलमाउथ से रवाना हुए। अमेरिका पहुंचकर वेस्टन की सैलरी तुरंत दोगुनी हो गई। हर तरफ से उसे बुलाया जाने लगा। उसने 6 कैनाल प्रोजेक्ट्स पर काम किया, एक टर्न पाइक रोड बनाई और न्यूयॉर्क शहर के लिए पानी की सप्लाई का एक एलैबोरेट स्कीम तैयार किया। उसके पास एक ऐसा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट था जो अमेरिका में पहले कभी नहीं देखा गया था, और इसी से उसने वो सर्वेस किए जो अमेरिकी इंजीनियर्स खुद नहीं कर सकते थे। वेस्टन के बाद आया बेंजामिन हेनरी लट्रोब, एक और अंग्रेज इंजीनियर जो सन 1796 में अमेरिका पहुंचा। लट्रोब ने फिलाडेल्फिया के लिए एक स्टीम पावर्ड वाटर सप्लाई सिस्टम बनाया जो सन 1801 में शुरू हुआ और उस वक्त अमेरिका का सबसे एडवांस्ड इंजीनियरिंग प्लांट था। लेकिन लट्रोब की असली विरासत मशीनों में नहीं थी। उसने व्हाइट हाउस और कैपिटल दोनों की डिजाइन में योगदान दिया। उसे अमेरिका का पहला प्रोफेशनल आर्किटेक्ट माना जाता है, एक इंजीनियर जो कैनाल भी बना सकता था और राष्ट्रपति का घर भी डिजाइन कर सकता था।
यह वो किस्म का इंसान था जो उस दौर की जरूरत थी। लेकिन इन दोनों, वेस्टन और लट्रोब, की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं थी कि उन्होंने क्या बनाया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने एक पूरी पीढ़ी के अमेरिकी इंजीनियर्स को ट्रेंड किया। जो लोग उनके साथ काम करते थे, उन्होंने देखा कि सर्वे कैसे होता है, कैनाल कैसे बनता है, लॉक कैसे काम करती है। अमेरिका अपनी नींव बना रहा था, कैनाल्स, रोड्स, मिल्स। लेकिन उसी वक्त ब्रिटेन में कुछ और हो रहा था। एक ऐसी टेक्नोलॉजी आकार ले रही थी जो सिर्फ ब्रिटेन को नहीं, पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। वो टेक्नोलॉजी थी मूविंग स्टीम इंजन, यानी एक ऐसा इंजन जो खुद चल सके, अपने पहियों पर, अपनी भाप की ताकत से। लेकिन इससे पहले कि हम उस इंजन की बात करें, एक मिथ को तोड़ना जरूरी है। आपने शायद सुना होगा, जेम्स वॉट ने एक दिन केतली का ढक्कन उठते देखा और उसी पल उन्हें स्टीम इंजन का आइडिया आया। यह कहानी इतनी बार दोहराई गई है कि लोग इसे सच मानने लगे हैं। यह पूरी तरह गलत है। वॉट के जन्म से पहले ही स्टीम इंजन्स काम कर रही थीं। थॉमस सेवरी ने सन 1698 में एक स्टीम पावर्ड पंप का पैटेंट लिया था। थॉमस न्यूकमैन ने सन 1712 में पहला रिलायबल एटमॉस्फेरिक इंजन बनाया, जो खदानों से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होता था। ये विशाल, धीमी और कोयला खाने वाली मशीनें थीं, लेकिन ये काम करती थीं। वॉट की असली उपलब्धि यह थी कि उसने न्यूकमन इंजन को बेहतर बनाया। ग्लासगो यूनिवर्सिटी में एक न्यूकमन इंजन का मॉडल रिपेयर करते वक्त उसे समझ आया कि इस इंजन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि सिलेंडर को बार बार गर्म और ठंडा करना पड़ता है। सन 1765 में उसने एक सेपरेट कंडेंसर का आइडिया निकाला, जिससे सिलेंडर हमेशा गर्म रहे और कंडेंसर अलग से काम करे। इससे ईंधन की बचत लगभग 75% हो गई। यह एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन यह इन्वेंशन नहीं था, यह इंप्रूवमेंट था। और वॉट खुद एक बेहद सतर्क, डरपोक किस्म के इंसान थे। जब उनके साथी विलियम मर्डॉक ने एक छोटा स्टीम ड्रिवन व्हीकल बनाया, तो वॉट ने उसमें कोई भविष्य नहीं देखा। हाई प्रेशर स्टीम, यानी तेज दबाव वाली भाप, वॉट को खतरनाक लगती थी। उनका मानना था कि इससे बॉयलर फट सकता है। यहीं पर रिचर्ड ट्रेविथिक की कहानी शुरू होती है। ट्रेविथिक का जन्म सन 1771 में कॉर्नवॉल में हुआ था, एक खदान कैप्टन के घर। बचपन से ही वो स्टीम इंजन्स के बीच पला बढ़ा था। उसका कद बहुत लंबा था, ताकत असाधारण थी और सोच उससे भी बड़ी। जहां वॉट सेफ स्टीम में विश्वास करते थे, वहां ट्रेविथिक स्ट्रॉन्ग स्टीम के साथ खेलता था। उसका तर्क सीधा था। अगर भाप को ज्यादा दबाव पर इस्तेमाल किया जाए तो इंजन छोटी होगी, हल्की होगी और ज्यादा ताकतवर होगी, और अगर इंजन हल्की है तो वो चल सकती है। 24 दिसंबर सन 1801 को क्रिसमस ईव की रात कैम्बोन की एक पहाड़ी पर ट्रेविथिक ने अपना पहला सेल्फ प्रोपेल्ड स्टीम इंजन दौड़ाया। उसके साथ 7-8 लोग सवार हुए। वो इंजन पहाड़ी चढ़ी, भाप के बादल उड़े। ये दुनिया का पहला सफल स्टीम लोकोमोटिव था। लेकिन उस रात की कहानी का अंत दुखद था। जश्न मनाते वक्त किसी ने इंजन की भट्टी बुझाना भूल गया। जब सुबह लोग वापस आए तो इंजन जल चुकी थी। ट्रेविथिक रुका नहीं। कुछ साल बाद सन 1804 में उसने वेल्स के मर्थर टाइडफिल में एक और इंजन बनाई। वहां एक आयरन वर्क्स के मालिक सैमुअल होम्फ्रे ने उससे पूछा था कि क्या तुम्हारी इंजन लोहे की पटरियों पर चल सकती है। होम्फ्रे और उसके प्रतिद्वंद्वी रिचर्ड क्रॉशे के बीच 500 गिनीज की शर्त लगी। क्या ट्रेविथिक की इंजन 10 टन लोहा 9.5 मील तक खींच सकती है? 21 फरवरी सन 1804 को ट्रेविथिक की इंजन ने 10 टन लोहा और 70 यात्री उस पूरे रास्ते पर खींचे, लगभग 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। क्रॉशे ने हार मानी और पैसे चुकाए। यह दुनिया का पहला स्टीम लोकोमोटिव था जो पटरियों पर चला। लेकिन एक समस्या थी, पटरियां टूट गईं। कास्ट आयरन की पटरियां इतने भारी इंजन का बोझ सह नहीं सकती थीं, और यही वो रुकावट थी जिसने ट्रेविथिक के स्टीम लोकोमोटिव को उस वक्त प्रैक्टिकल नहीं बनने दिया।
ट्रेविथिक का स्वभाव ऐसा था कि वो एक जगह टिकता नहीं था। जब लोकोमोटिव का काम रुका तो वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में लग गया। उसने थेम्स के नीचे एक टनल बनाने की कोशिश की, उसने एक स्टीम पावर्ड बोट बनाई और फिर अचानक उसने पेरू जाने का फैसला किया। पेरू की एंडीज पहाड़ियों में 14,000 फीट की ऊंचाई पर चांदी की खदानें थीं। वहां पानी भरने की समस्या थी। एक स्विस बिजनेसमैन फ्रांसिस्को वुविल लंदन में ट्रेविथिक का एक मॉडल देखकर इतना प्रभावित हुआ कि वो उसे पेरू ले जाने के लिए पैसे लेकर आया। सन 1816 में ट्रेविथिक पेरू रवाना हुआ। वहां उसे एक हीरो की तरह वेलकम किया गया। लिमा के अखबार ने उसे प्रोफेसर कहा, लेकिन पेरू में सब ठीक नहीं रहा। राजनीतिक उथल पुथल थी। युविल बीमार पड़ा और मर गया। ट्रेविथिक अकेला पड़ गया। वहां से निकलते वक्त उसके साथ जो हुआ वो इस पूरी डॉक्यूमेंट्री की सबसे अजीब घटनाओं में से एक है। कोलंबिया के कार्टागेना शहर में ट्रेविथिक एक नदी पार कर रहा था। उसकी नाव पलट गई। वो डूब रहा था। एक मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी किनारे पर शिकार करने आए एक अधिकारी ने मगरमच्छ को गोली मारी और ट्रेविथिक को लाशों से खींचकर बाहर निकाला। ट्रेविथिक गरीबी में मरा। यह ब्रिटेन की एक विफलता थी। लेकिन उसी दौर में चैनल के दूसरी तरफ फ्रांस में जो हो रहा था वो इससे कहीं ज्यादा भयावह था। वहां सिर्फ एक इन्वेंटर की उपेक्षा नहीं हो रही थी। वहां पूरे के पूरे वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और विचारकों को या तो गिलोटिन पर चढ़ाया जा रहा था या देश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो सन 1789 में शुरू हुई ने एक अजीब विरोधाभास पैदा किया। एक तरफ वो पुराने ढांचे को तोड़ रही थी जो जरूरी था, दूसरी तरफ वो उन्हीं दिमागों को नष्ट कर रही थी जो उस नए ढांचे को बना सकते थे। सन 1794 के जून और जुलाई के सिर्फ 7 हफ्तों में, जिसे ग्रेट टेरर कहा जाता है, पेरिस में 1400 से ज्यादा लोगों को गिलोटीन पर मारा गया। इनमें सिर्फ एरिस्टोक्रेट्स नहीं थे, इनमें वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, केमिस्ट्स थे। इनमें सबसे बड़ा नाम था अंतवान लवोजिए। लवोजिए उस दौर के सबसे महान केमिस्ट्स में से एक थे। उन्होंने ऑक्सीजन शब्द दिया, उन्होंने कंबस्चन को समझाया, उन्होंने गन पाउडर की क्वालिटी सुधारने के लिए फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ काम किया था। वो एक टैक्स कलेक्टर भी थे और यही उनकी मौत का कारण बना। 8 मई सन 1794 को उन्हें गियोटिन पर मार दिया गया। एक गणितज्ञ ने उस वक्त कहा था, इस सिर को काटने में एक पल लगा, लेकिन ऐसा दिमाग दोबारा बनने में शायद 100 साल लगे। लेकिन इस चैप्टर की असली कहानी उन लोगों की है जो बचे, जो फ्रांस से भागे और जिन्होंने अपनी प्रतिभा दूसरी जगह लगाई। पहला नाम है मार्क इसम्बार्ड ब्रूनेल। ब्रूनेल सन 1769 में नॉर्मंडी में पैदा हुआ था। एक प्रतिभाशाली बच्चा जिसने किशोरावस्था में रुआं कैथेड्रल की ऊंचाई एक होममेड थियोडोलाइट से नाप दी थी, जब उसने ट्रिगोनोमेट्री अभी अभी सीखनी शुरू की थी। फ्रेंच नेवी में ऑफिसर बना, कैरिबियन का दौरा किया और सन 1792 में रुआं वापस लौटा। लेकिन रुआं में रेवोल्यूशन का माहौल था। ब्रूनेल के विचार रॉयलिस्ट थे। जैकोबिन्स जो उस वक्त सत्ता में थे उसके दुश्मन थे। एक दिन उसे साफ दिखा कि अगर रुका तो गिलोटीन तय है। जुलाई सन 1793 में ब्रूनेल ने भागने का फैसला किया। उसे एक पासपोर्ट चाहिए था। उसने अधिकारियों को बताया कि वो अनाज खरीदने जा रहा है और 1 साल में वापस आएगा। किसी तरह पासपोर्ट मिल गया। ले हाव्र से वो एक अमेरिकन शिप पर चढ़ा जिसका नाम था लिबर्टी। यह नाम उस वक्त की आयरनी को बखूबी बयान करता है। अमेरिका में ब्रूनेल ने कई काम किए। कैनाल सर्वेइंग की, आर्किटेक्चर में हाथ आजमाया और न्यूयॉर्क का चीफ सिटी इंजीनियर भी बना। लेकिन एक बात उसे हमेशा खींचती रही, एक इंग्लिश लड़की जिसे वो रुआं में रेवोल्यूशन से पहले मिला था। उसका नाम था सोफिया किंगडम। सोफिया को भी रेवोल्यूशन के दौरान फ्रांस में गिरफ्तार किया गया था। जेलें भरी थीं, इसलिए उसे कुछ नन्हों के साथ हाउस अरेस्ट में रखा गया। किसी तरह वो बची।
ब्रुनेल ने अमेरिका में रहते हुए एक आइडिया डेवलप किया, नेवी के लिए पुली ब्लॉक्स बनाने की एक नई मशीन। ब्रिटिश शिप्स में हजारों पुली ब्लॉक्स लगते थे जो सब हाथ से बनते थे, धीरे, महंगे और असमान क्वालिटी के। ब्रुनेल ने सोचा कि इन्हें मशीन से बनाया जा सकता है। इस आइडिया को बेचने के लिए उसे इंग्लैंड जाना था और इंग्लैंड में सोफिया थी। नवंबर सन 1799 में ब्रुनेल पहली बार इंग्लैंड की जमीन पर उतरा। 9 महीने बाद उसने सोफिया से शादी कर ली। इंग्लैंड में ब्रुनेल को एक और जीनियस मिला, हेनरी मॉड्सले। मॉड्सले एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी टूल मेकर था जो जोसेफ ब्रामा की वर्कशॉप से निकला था। ब्रुनेल के आइडियाज थे, मॉड्सले के हाथ थे। दोनों ने मिलकर पोर्ट्समथ डॉकयार्ड में एक ऐसी प्रोडक्शन लाइन खड़ी की जो उस वक्त की सबसे एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग थी। पहले 100 से ज्यादा कारीगर मिलकर जितने पुली ब्लॉक्स बनाते थे, ब्रुनेल और मॉड्सले की मशीन से 10 लोग उससे ज्यादा बनाने लगे और क्वालिटी पहले से बेहतर थी। सन 1805 में ट्रफाल्गर की लड़ाई से 1 महीने पहले एडमिरल नेल्सन ने पोर्ट्समथ डॉकयार्ड का दौरा किया और इन्हीं ब्लॉक मिल्स को देखा। यह मुमकिन है कि उसी साल नेल्सन के जहाजों में ब्रुनेल के बनाए पुलीज लगे थे। लेकिन ब्रुनेल की जिंदगी सिर्फ सफलताओं की कहानी नहीं थी। उसका स्वभाव ट्रेविथिक जैसा ही था। एक साथ 10 प्रोजेक्ट्स, एक साथ कई आइडियाज और पैसों का हिसाब कभी ठीक नहीं। सन 1821 में उसका बैंक बंद हो गया और वो कर्ज में डूब गया। उसे और सोफिया को डेटर्स प्रिजन में डाल दिया गया। जेल में भी ब्रुनेल ड्राइंग करता रहा। सोफिया उसके मोजे बुनती रही। तब उसने रशा को एक संदेश भिजवाया कि अगर ब्रिटेन ने उसे रिहा नहीं किया तो वो रशा जाकर काम करेगा। यह सुनते ही ब्रिटेन की सरकार हरकत में आई। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की सिफारिश पर 5000 पाउंड्स दिए गए और ब्रुनेल आजाद हुआ। यहां एक दूसरी कहानी भी है जो फ्रांस से शुरू होती है और अमेरिका में खत्म। डुपों परिवार। पियर सैमुअल डुपों द नेमूर लुई द 16 के कैबिनेट में एक सीनियर ऑफिशियल था। उसके बेटे इरेने ने लवॉजिए के गन पाउडर मिल्स में काम किया था और वहां गन पाउडर बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी सीखी थी। रेवोल्यूशन के दौरान परिवार को 2 बार जेल हुई। सन 1799 में पूरा परिवार, 7 बड़े और 6 बच्चे, एक लीकिंग शिप पर सवार हुए और अमेरिका रवाना हुए। ड्यूपोंट परिवार फ्रांस से नॉलेज लेकर अमेरिका गया और वहां एक एम्पायर खड़ी की। लेकिन अमेरिका में एक और किस्म के इन्वेंटर्स थे जो किसी से कुछ लेकर नहीं आए थे, जिन्होंने अपनी जमीन पर अपने तरीके से अपनी जरूरतों के हिसाब से सोचा। ये थे असली यांकी ओरिजिनल्स और इनकी कहानियां उतनी ही अजीब थीं जितनी शानदार। इनमें सबसे पहला और सबसे फ्लैम्बॉयंट नाम था रॉबर्ट फुल्टन। फुल्टन का जन्म सन 1765 में पेंसिल्वेनिया में हुआ था। बचपन में वो एक पेंटर था, मिनिएचर पोर्ट्रेट्स बनाता था। 1787 में वो लंदन गया, एक आर्टिस्ट की तरह। लेकिन लंदन में उसने जो देखा, उसने उसकी दिशा बदल दी। कैनाल मेनिया चल रही थी, स्टीम एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, हर तरफ इन्वेंशन का जोश था। फुल्टन ने पेंटिंग छोड़ दी। उसने कैनाल्स पर ट्रीटाइज लिखी। उसने एक इंक्लाइंड प्लेन का पैटेंट लिया। उसने रॉबर्ट ओवन, जो बाद में एक फेमस सोशल रिफॉर्मर बना, के साथ बिजनेस किया। लेकिन हर प्रोजेक्ट में वही हुआ जो अक्सर होता है जब कोई इंसान बहुत जल्दी बहुत कुछ करना चाहता हो। कुछ भी पूरा नहीं हुआ। सन 1797 में फुल्टन पेरिस गया। वहां उसे एक अमेरिकन कपल मिला, जोएल बार्लो और उनकी पत्नी रूथ। बार्लो एक पोएट, डिप्लोमैट और स्पेकुलेटर था। उन्होंने फुल्टन को घर दिया, सपोर्ट दिया और 7 साल तक उसकी आइडियाज को पनपने की जगह दी। पेरिस में फुल्टन ने नेपोलियन को एक प्रपोजल दिया, एक सबमरीन जो पानी के नीचे चलकर दुश्मन के जहाजों को उड़ा सके। उसने इसे नॉटिलस नाम दिया। यह एक सिगार के आकार का वेसल था, 2 लोगों के लिए, कंप्रेस्ड एयर से चलने वाला, हैंड क्रैंक्ड प्रोपेलर के साथ। नेपोलियन ने इंटरेस्ट दिखाया, फिर मना कर दिया। फुल्टन फिर इंग्लैंड गया
उसने ब्रिटेन को वही ऑफर दिया। ब्रिटेन ने उसे पैसे दिए, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें टॉर्पीडो चाहिए था, बल्कि इसलिए कि वो यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि फुल्टन के टॉर्पीडोज उनके अपने जहाज़ों को न उड़ाए। अक्टूबर सन 1805 में ट्रफाल्गर की लड़ाई से ठीक एक हफ्ते पहले फुल्टन ने केंट के समुद्र तट पर एक डेमोन्स्ट्रेशन किया। एक पुराने डच जहाज को टारगेट बनाया गया। फुल्टन की क्लॉकवर्क टॉर्पीडो ने उसे कुछ ही सेकंड में तबाह कर दिया। द टाइम्स ने अगले दिन एक छोटी सी खबर छापी, लेकिन जैसे ही ट्रफाल्गर में नेल्सन ने फ्रांस और स्पेन की नेवी को हरा दिया, टॉर्पीडोज में किसी की दिलचस्पी नहीं रही। फुल्टन को 14,000 पाउंड्स मिल चुके थे। बाकी सेटलमेंट में 1,646 पाउंड्स, 14 शिलिंग्स और 2 पेंस मिले। फुल्टन अमेरिका वापस लौटा और यहां उसने वो काम किया जिसने उसे हिस्ट्री में जगह दिलाई। हडसन रिवर पर एक कमर्शियल स्टीम बोट सर्विस। चांसलर रॉबर्ट लिविंगस्टन, जो न्यूयॉर्क स्टेट में स्टीम बोट्स का मोनोपोली रखता था, फुल्टन का पार्टनर बना। बुल्टन और वॉट से इंजन पार्ट्स मंगाए गए। एक हल बनाई गई। सन 1807 में फुल्टन की स्टीम बोट हडसन पर चली। वो बोट जो न्यूयॉर्क से लिविंगस्टन की एस्टेट तक जाती थी, उसे लोग क्लेरमॉन्ट कहते हैं, हालांकि असली नाम विवादित है। एक बुजुर्ग यात्री ने बाद में याद किया कि वो बोट रात को किनारे पर आई और सुबह चली, और उसने खुद उस पर सफर किया। रास्ते में बॉयलर फटी, लेकिन कोई मरा नहीं। अमेरिका में मिसिसिपी और ओहायो नदियों पर स्टीम बोट्स का जाल बिछ गया। कॉटन के बेल, माल, यात्री सब इन्हीं बोट्स पर। यह अमेरिका की पहली इंडस्ट्रियल बूम की असली रीढ़ थी। लेकिन फुल्टन की कहानी के साथ साथ एक और कहानी चल रही थी, इलाई व्हिटनी की। व्हिटनी का जन्म सन 1765 में मैसाचुसेट्स में हुआ था। येल से ग्रेजुएट करने के बाद वो जॉर्जिया गया, एक ट्यूटर की नौकरी के लिए। वहां मलबेरी ग्रोव प्लांटेशन पर कैथरीन ग्रीन नाम की एक विडो रहती थी। उसने व्हिटनी को घर दिया। उस वक्त सदर्न प्लांटर्स एक बड़ी समस्या से जूझ रहे थे। अपलैंड कॉटन, जो इनलैंड में उगती थी, उसके रेशों में चिपचिपे हरे बीज होते थे। उन्हें हाथ से निकालने में बेहद वक्त लगता था। एक स्लेव पूरे दिन में सिर्फ 1 पाउंड कॉटन साफ कर सकता था। व्हिटनी ने एक मशीन बनाई, कॉटन जिन। इसमें वायर के छोटे छोटे हुक्स थे जो बीजों को रेशों से अलग करते थे। एक जिन एक दिन में 50 पाउंड कॉटन साफ कर सकती थी। लेकिन व्हिटनी की कहानी का दुखद पहलू यह है कि उसका पैटेंट काम नहीं आया। प्लांटर्स ने उसकी मशीन की नकल कर ली। हर तरफ पायरेट जिन्स बनने लगीं। व्हिटनी और उसके पार्टनर फिनियस मिलर ने कोर्ट्स में लड़ाई लड़ी, लेकिन तब तक कॉटन की खेती इतनी फैल चुकी थी कि उनके पास कुछ नहीं बचा। और इस मशीन का एक और नतीजा था जो व्हिटनी ने कभी नहीं सोचा था। जितनी ज्यादा कॉटन उगाई जाने लगी, उतने ज्यादा स्लेव्स की जरूरत पड़ी। जो मशीन लेबर बचाने के लिए बनाई गई थी, उसने स्लेवरी को और मजबूत किया। सन 1810 तक अमेरिका का साउथ इंग्लैंड की कॉटन मिल्स को आधी से ज्यादा कॉटन सप्लाई कर रहा था, और यह सब स्लेव लेबर पर चल रहा था। एक लेबर सेविंग डिवाइस ने लाखों इंसानों की जिंदगी और बर्बाद कर दी। इसी दौर में एक तीसरा अमेरिकन था जिसकी प्रतिभा शायद इन सबसे बड़ी थी, लेकिन जिसका नाम आज कोई नहीं जानता, जेकब पर्किंस। पर्किंस का जन्म सन 1766 में मैसाचुसेट्स में हुआ था। 13 साल की उम्र में गोल्डस्मिथ के पास अप्रेंटिस बना। 15 साल में मास्टर मर गया और पर्किंस ने खुद दुकान चलाई। उसने नेल कटिंग मशीन बनाई जो एक लेवर के एक पुल में नेल काट और हेड भी कर सकती थी। उसने बैंक नोट प्रिंटिंग का एक ऐसा तरीका निकाला जिसे फोर्ज करना लगभग नामुमकिन था। सन 1818 में वो अपने पूरे परिवार और एक टीम ऑफ स्किल्ड वर्कर्स को लेकर इंग्लैंड आया। बैंक ऑफ इंग्लैंड एक ऐसी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का प्राइज दे रही थी जो फॉर्जरी प्रूफ हो। पर्किंस ने उस कंपटीशन में हिस्सा लिया। फुल्टन की स्टीमबोट ने अमेरिका की नदियों को बदल दिया, लेकिन उसी वक्त ब्रिटेन में एक और रेवोल्यूशन पक रही थी, जमीन पर।
ट्रेविथिक ने दिखाया था कि भाप का इंजन चल सकता है, लेकिन चलने वाला इंजन और एक पूरी रेलवे सिस्टम, इन दोनों के बीच का फासला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं था। इसके लिए चाहिए थे सर्वेयर्स, प्रमोटर्स, लॉयर्स, कंट्रैक्टर्स और वो लोग जो पार्लियामेंट को मना सकें। यह काम किसी अकेले जीनियस का नहीं था, यह एक पूरी दुनिया का काम था। और उस दुनिया का सबसे गुमनाम हीरो था विलियम जेम्स। जेम्स का जन्म सन 1771 में वॉरविकशायर में हुआ था। उसके पिता एक सॉलिसिटर थे और जेम्स ने भी लॉ पढ़ी, लेकिन उसकी असली दिलचस्पी थी जमीन में। उसके नीचे क्या है, उसके ऊपर क्या बन सकता है। वो एक लैंड एजेंट था, एक कोल प्रोस्पेक्टर था और एक ड्रीमर था। जेम्स ने रेलवेज का सपना तब देखा जब बाकी दुनिया अभी कैनाल्स में उलझी थी। उसने सोचा, अगर हॉर्स ड्रॉन ट्रैमवेज को स्टीम लोकोमोटिव्स से रिप्लेस किया जाए और अगर ये लाइंस पूरे देश में बिछाई जाए तो ट्रांसपोर्ट की पूरी दुनिया बदल जाएगी। सन 1821 में जेम्स किलिंगवर्थ कॉलियरी गया, जहां जॉर्ज स्टीफनसन अपने लोकोमोटिव्स बना रहा था। उसने स्टीफनसन का काम देखा और तुरंत पहचाना कि यही वो इंसान है जिसकी उसे जरूरत है। उसने स्टीफनसन के साथ एक एग्रीमेंट की कि वो उसके लोकोमोटिव सिस्टम को इंग्लैंड और वेल्स में प्रमोट करेगा। और फिर जेम्स ने वो काम शुरू किया जो उसे हिस्ट्री में दर्ज करना चाहिए था। सन 1822 की गर्मियों में जेम्स और उसकी टीम मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच एक रेलवे लाइन का सर्वे कर रही थी। यह कोई आसान काम नहीं था। जिन जमींदारों की जमीन से लाइन गुजरनी थी वो दुश्मन थे। आर्म्ड गेमकीपर्स रास्ता रोकते थे, कभी कभी पत्थर फेंके जाते थे। जेम्स ने एक प्राइज फाइटर हायर किया था जो थियोडोलाइट को सीने से लगाकर खड़ा रहता था, जैसे कोई उसे छीनने की कोशिश करे तो लड़ाई हो। सर्वे पूरा हुआ, लेकिन फिर जेम्स की अपनी जिंदगी बिखरने लगी। कई प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे थे। पैसों का हिसाब बिगड़ा। जो पेपर वर्क लिवरपूल के प्रोमोटर्स को चाहिए थी वो वक्त पर नहीं पहुंची। लिवरपूल के प्रोमोटर्स ने धैर्य खो दिया। उन्होंने जेम्स को हटाकर जॉर्ज स्टीफनसन को सर्वे का काम दे दिया। यह जेम्स के साथ एक गहरा अन्याय था। उसी ने स्टीफनसन को प्रमोट किया था। उसी ने लिवरपूल मैनचेस्टर लाइन का सपना देखा था, लेकिन अब क्रेडिट जाने वाला था किसी और को। जेम्स कभी रिकवर नहीं कर पाया। सन 1823 में वो डेट के कारण किंग्स बेंच प्रिजन में बंद हुआ। कॉर्नवॉल में एक लैंड एजेंट की जिंदगी जीते हुए सन 1837 में उसकी मृत्यु हुई। रेलवेज की दुनिया में उसका नाम लगभग मिट गया। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसे वो क्रेडिट मिला। जॉर्ज स्टीफनसन का जन्म सन 1781 में टाइनसाइड के कोल फील्ड्स में हुआ था। उसके पिता एक स्टीम इंजन के फायरमैन थे। जॉर्ज 18 साल की उम्र तक न पढ़ सकता था न लिख सकता था। रात को वो एक स्कूल मास्टर के पास जाता था अक्षर सीखने के लिए, जबकि दिन में खदान में काम करता था। यह डिटेल सिर्फ एक इंस्पायरिंग स्टोरी नहीं है, यह बताती है कि स्टीफनसन की समझ किताबों से नहीं हाथों से आई थी। वो मशीन्स को फील करता था। जब किलिंगवर्थ कॉलेरी का इंजन राइट मर गया तो जॉर्ज को उसकी जगह मिली और सन 1813 में उसने अपना पहला स्टीम लोकोमोटिव बनाया जिसे उसने नाम दिया ब्लूचर, एक प्रशियन जनरल के नाम पर जो उस वक्त नेपोलियन के खिलाफ लड़ रहा था। 25 जुलाई सन 1814 को ब्लूचर पहली बार जॉर्ज के अपने घर के सामने से गुजरी। स्टीफनसन के साथ एक और इनोवेशन आई, रॉट आयरन रेल्स। कास्ट आयरन बहुत ब्रिटल था, भारी इंजन्स के नीचे टूट जाता था। मॉरपेथ के एक आयरन मास्टर जॉन बर्किनशॉ ने रॉट आयरन रेल्स बनाए जो मजबूत और लचीले थे। स्टीफनसन ने इन्हें अपनाया और यह फैसला रेलवे हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। अब सीन आती है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, रेन हिल ट्रायल्स। लिवरपूल मैनचेस्टर रेलवे कंपनी अभी तय नहीं कर पाई थी कि लोकोमोटिव्स चलाए जाएं या स्टेशनरी इंजन से केबल से गाड़ियां खींची जाएं। एक कंपटीशन रखा गया सन 1829 में।
500 पाउंड्स का प्राइज। जो इंजन सबसे अच्छा परफॉर्म करे उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। 5 कंपटीटर्स आए। एक इंजन घोड़ों के ट्रेडमिल से चलती थी, वो जल्द ही बाहर हो गई। एक नॉवेल्टी नाम की इंजन थी जो लंदन में बनी थी और बहुत तेज चली, लेकिन एक क्रिटिकल मोमेंट पर टूट गई। टिमोथी हैकवर्थ की सन्सपरेल अच्छी थी, लेकिन फ्यूल ज्यादा खाती थी। और फिर थी रॉकेट। स्टीफनसन के बेटे रॉबर्ट ने, जो अब एक अकम्प्लिश्ड इंजीनियर था, रॉकेट को डिजाइन किया था। इसमें एक नई बॉयलर डिजाइन थी जिसमें कई ट्यूब्स थे, जिससे हीट ज्यादा एफिशिएंटली ट्रांसफर होती थी। रॉकेट ने वो सब किया जो कंपटीशन के रूल्स मांगते थे, और उससे भी ज्यादा। रॉकेट जीती। 29 सितंबर सन 1825 को स्टॉकटन डार्लिंगटन लाइन खुली। 27 सितंबर सन 1825 को 300 यात्री लोकोमोशन नाम की इंजन पर सवार हुए और स्टॉकटन की पहुंचे, जहां 6 तोपों की सलामी और 40,000 लोगों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। लेकिन उस जश्न में विलियम जेम्स नहीं था। रेलवेज ने ब्रिटेन को, फिर यूरोप को, फिर अमेरिका को बदला, लेकिन रेलवेज खुद एक बड़ी समस्या से जूझ रही थीं। आयरन की पटरियां भारी इंजन्स के बोझ तले जल्दी घिस जाती थीं। आयरन के पुल टूटते थे। आयरन की हर चीज एक सीमा तक ही टिकती थी। दुनिया को एक ऐसी धातु चाहिए थी जो लोहे से मजबूत हो, लेकिन उतनी ब्रिटल ना हो। वो धातु थी स्टील। स्टील पहले से मौजूद था। शेफील्ड के कारीगर बेंजामिन हंट्समैन की क्रूसिबल प्रोसेस से बढ़िया स्टील बनती थी, लेकिन यह प्रोसेस इतनी महंगी और धीमी थी कि स्टील सिर्फ कटलरी और औजारों के लिए इस्तेमाल होती थी। पूरी रेलवे लाइंस, पुल, जहाज, इनके लिए स्टील का इस्तेमाल एक दूर का सपना था। फिर आया हेनरी बेसमर। बेसमर का जन्म सन 1813 में हार्टफोर्डशायर में हुआ था। उसके पिता एक टाइप फाउंडर थे, यानी प्रिंटिंग के लिए मेटल टाइप बनाते थे। बेसमर खुद एक प्रोलिफिक इन्वेंटर था, जिसने अपनी जिंदगी में कई पैटेंट्स लिए, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने उसे कोई बड़ी कामयाबी नहीं दिलाई। क्राइमियन वॉर के दौरान सन 1854 के आसपास बेसमर एक बेहतर आर्टिलरी शेल बनाने पर काम कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि अगर शेल ज्यादा तेज स्पिन करे तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगी, लेकिन इसके लिए गन बैरल भी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, और कास्ट आयरन इतनी मजबूत नहीं थी। तो बेसमर ने सोचा, अगर स्टील इतनी महंगी है तो क्या इसे सस्ते में बनाने का कोई तरीका है? यहां से शुरू हुई उसकी सबसे बड़ी डिस्कवरी। बेसमर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने मोल्टन पिग आयरन में से हवा के जोरदार झोंके गुजारे। हवा में जो ऑक्सीजन थी उसने आयरन में मौजूद कार्बन और इंप्यूरिटीज को जला दिया, और जो बचा वो था साफ मजबूत स्टील। पूरी प्रोसेस सिर्फ 20 मिनट में पूरी होती थी। पहले जो काम घंटों में होता था, जिसमें हजारों टन्स को लगती थी, वो अब मिनटों में हो रहा था। बेसमर का कन्वर्टर, एक बड़ा पेयर शेप्ड वेसल जो घूम सकता था, स्टील इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण इन्वेंशन बन गया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। ब्रिटेन और यूरोप के बहुत से आयरन ओर डिपॉजिट्स में फास्फोरस था, और फास्फोरस वाले ओर से बेसमर प्रोसेस में अच्छी स्टील नहीं बनती थी। यह एक बड़ी लिमिटेशन थी। बेसमर अमीर हुआ, लेकिन उसकी प्रोसेस अधूरी थी। यह प्रॉब्लम सॉल्व की एक नौजवान वेल्श मेटलर्जिस्ट ने, सिडनी गिलक्रिस्ट थॉमस ने। उसने एक ऐसा लाइनिंग बनाई कन्वर्टर के अंदर जो फास्फोरस को अब्सॉर्ब कर लेती थी। यह थॉमस गिलक्रिस्ट प्रोसेस थी, और इसने जर्मनी और फ्रांस के फास्फोरिक ओर डिपॉजिट्स को एकदम से वैल्यूएबल बना दिया। जर्मनी, जिसके पास लोरेन के बड़े आयरन डिपॉजिट्स थे, अचानक एक स्टील सुपर पावर बन गया। एक वेल्श नौजवान की डिस्कवरी ने यूरोप का इंडस्ट्रियल मैप बदल दिया। अब दूसरी क्रांति, ऑयल की। यह कहानी शुरू होती है स्कॉटलैंड में। जेम्स यंग, जिसे लोग पैराफिन यंग कहते थे, ने सन 1850 के दशक में एक ऑयल शेल से पैराफिन ऑयल निकालने का तरीका खोजा।
स्कॉटलैंड की पहाड़ियों में एक ऐसा पत्थर था जिसे गर्म करने पर ऑयल निकलती थी। यंग ने इसे रिफाइन किया और पैराफिन लैंप ऑयल बनाई। ये पेंसिल्वेनिया में ऑयल वेल्स खुदने से पहले की बात है। सन 1859 में पेंसिल्वेनिया के टाइटसविल में एडविन ड्रेक ने पहला ऑयल वेल खोदा और तेल का युग शुरू हुआ। लेकिन इस तेल को काम में लाने के लिए जो रिफाइनिंग टेक्निक्स चाहिए थीं, वो यंग जैसे लोगों ने पहले ही डेवलप कर दी थी। तेल से एक नई इंडस्ट्री निकली। पेट्रोलियम से केरोसिन बना जो घरों में जलाया जाने लगा। पेट्रोलियम से लुब्रिकेंट्स बने जो मशीन्स को स्मूथ चलाते थे, और आगे जाकर पेट्रोलियम से वो फ्यूल बना जिसने ऑटोमोबाइल्स और एरोप्लेन्स को उड़ाया। लेकिन इस चैप्टर की सबसे बड़ी कहानी है तीसरी क्रांति की, बिजली की। थॉमस एडिसन का जन्म सन 1847 में ओहायो में हुआ था। बचपन में वो पार्शली डेफ था। स्कूल में टीचर्स ने उसे एडल्ट यानी कंफ्यूज और स्लो कहा। उसकी मां ने उसे स्कूल से निकालकर घर पर पढ़ाया। एडिसन टेलीग्राफ ऑपरेटर बना और टेलीग्राफ की दुनिया ने उसे इन्वेंटर्स की दुनिया से जोड़ा। उसने सोचना शुरू किया, अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैसेजेस भेजे जा सकते हैं तो क्या इलेक्ट्रिसिटी से और क्या-क्या किया जा सकता है। सन 1876 में उसने न्यू जर्सी के मेनलो पार्क में एक रिसर्च लैबोरेटरी स्थापित की। यह दुनिया की पहली इंडस्ट्रियल रिसर्च लैबोरेटरी थी। एडिसन का आइडिया था, इन्वेंशन को सिस्टमैटिकली करो, एक टीम रखो, एक्सपेरिमेंट करो, फेल करो, फिर एक्सपेरिमेंट करो। यहीं से निकला फोनोग्राफ, एक ऐसी मशीन जो आवाज रिकॉर्ड और प्लेबैक कर सके। जब एडिसन ने पहली बार इसमें मेरी हैड अ लिटिल लैम्प बोला और मशीन ने वही आवाज वापस निकाली, उसके अपने असिस्टेंट्स चौंक गए। लेकिन एडिसन की सबसे बड़ी उपलब्धि लाइट बल्ब नहीं थी। यह एक जरूरी बात है। लाइट बल्ब का आइडिया पहले से था। कई इन्वेंटर्स ने इस पर काम किया था। ब्रिटिश इन्वेंटर जोसेफ स्वान ने एडिसन से पहले एक वर्किंग बल्ब बनाई थी। एडिसन ने खुद कभी क्लेम नहीं किया कि उसने लाइट बल्ब इन्वेंट की। तो एडिसन ने असल में क्या किया, उसने एक पूरा सिस्टम बनाया। सिर्फ बल्ब नहीं, बल्कि पावर स्टेशन, वायरिंग, मीटर्स, स्विचेस, फ्यूजेस, पूरा इलेक्ट्रिक ग्रिड। उसने मैनहट्टन में पर्ल स्ट्रीट स्टेशन बनाई जो दुनिया का पहला कमर्शियल पावर स्टेशन था। सन 1882 में जब यह स्टेशन चालू हुआ तो एक साथ 400 से ज्यादा बल्ब्स जली। एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी को एक आइडिया से एक इंडस्ट्री बना दिया। लेकिन इस सक्सेस के साथ एक कंट्रोवर्सी भी आई। एडिसन डीसी यानी डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल करता था। उसका एक फॉर्मर एम्प्लॉई निकोला टेस्ला एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट को बेहतर मानता था। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला का साथ दिया। दोनों तरफ से एक वॉर ऑफ करंट्स चली। एडिसन की लैबोरेटरी में बिजली जल रही थी। बेसिमर के कन्वर्टर्स में स्टील बन रही थी। पेंसिल्वेनिया की जमीन से तेल निकल रहा था। यह सब हो रहा था 19वीं सदी के दूसरे आधे हिस्से में, और इस सब का असर सिर्फ यूरोप और अमेरिका तक नहीं रुका। एक ऐसा देश था जो इन सब डेवलपमेंट्स को दूर से देख रहा था, डरे हुए, हैरान और फिर धीरे धीरे बेहद डिटरमिन्ड होकर। वो देश था जापान, और उसकी कहानी शुरू होती है उस तस्वीर से जिसका जिक्र इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में हुआ था। सन 1863 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में 5 जापानी नौजवानों की एक तस्वीर खींची गई। ये थे चोशु 5। इनके नाम थे इटो हिरोबुमी, इनुए काओरू, यामाओ योको, एंडो कितारो और नोमुरा याकीची। ये पांचों चोशु क्लैन से थे, जो उस वक्त जापान के सबसे पावरफुल और एंटी फॉरेन क्लैंस में से एक था। यह आयरनी कम नहीं थी। जापान में उस वक्त शोगुनेट का राज था, एक फ्यूडल मिलिट्री गवर्नमेंट जिसने 200 साल से ज्यादा वक्त तक देश को बाहरी दुनिया से बंद रखा था। नागासाकी में सिर्फ कुछ डच और चाइनीज ट्रेडर्स को रहने की इजाजत थी। विदेश जाना जुर्म था और इसकी सजा थी मौत। फिर भी ये 5 गए। इन्हें जाने के लिए मजबूर किया था एक घटना ने। सन 1853 में अमेरिकन कॉमोडोर मैथ्यू पेरी
अपने ब्लैक शिप्स लेकर जापान के समुद्र तट पर आया। ये जहाज कोल से चलते थे, इनसे काला धुआं निकलता था और इनमें ऐसी तोपें थीं जिनका जापान के पास कोई जवाब नहीं था। जापान को मजबूरन ट्रेड के लिए दरवाजे खोलने पड़े। चोशु क्लैन के नौजवानों ने एक बात समझ ली, अगर जापान को बचाना है तो उस ताकत को समझना होगा जो उन ब्लैक शिप्स में थी। सन 1863 में रात के अंधेरे में एक मर्चेंट वेसल पर छिपकर ये पांचों जापान से निकले। उनकी मदद की एक स्कॉटिश मर्चेंट ने, जॉन ब्लेक ग्लवर, जो नागासाकी में रहता था और जापान की इंडस्ट्रियलाइजेशन में गहरी दिलचस्पी रखता था। लंदन पहुंचकर इन पांचों ने यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला लिया। इन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी, इंजीनियरिंग पढ़ी, शिप बिल्डिंग देखी, फैक्ट्रीज देखी। यमाओ योको ने ग्लासगो के शिपयार्ड्स में काम किया। इतो हिरोबुमी ने पॉलिटिकल सिस्टम्स को समझा। लेकिन ये सब सीखने से पहले ही एक क्राइसिस आई। जापान में चोशु क्लैन और वेस्टर्न पावर्स के बीच एक तनाव था। सन 1863 में ही ब्रिटेन समेत कई देशों के जहाज़ों ने चोशु के तटीय इलाकों पर गोलाबारी की। खबर लंदन पहुंची। आइटो और इनुए, पांचों में से दो, तुरंत जापान वापस लौट गए। बाकी तीन पढ़ते रहे। जब ये सब वापस जापान पहुंचे तो उन्होंने जो देखा था उसे फॉरगेट नहीं किया। सन 1868 में मेजी रेस्टोरेशन हुई। शोगुनेट का तख्ता पलटा। 15 साल के एम्परर को दोबारा सत्ता में लाया गया और चोशु 5 जैसे लोगों ने उस नई सरकार में अहम भूमिकाएं निभाई। इटो हिरोबुमी आगे जाकर जापान का पहला प्राइम मिनिस्टर बना। लेकिन मेजी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम था इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसके लिए जापान ने वो किया जो इससे पहले किसी देश ने इतने सिस्टमैटिक तरीके से नहीं किया था। उसने पूरी दुनिया को हायर किया। ब्रिटेन से इंजीनियर्स आए, रेलवेज बनाने, लाइट हाउसेस खड़ी करने, शिपयार्ड्स चलाने के लिए। स्कॉटलैंड के रिचर्ड ब्रंटन ने जापान के पहले लाइट हाउस बनाए। स्कॉटिश और इंग्लिश मर्चेंट्स ने ट्रेड नेटवर्क्स खड़े किए। जर्मनी से साइंटिस्ट्स आए केमिस्ट्री और मेडिसिन सिखाने। फ्रांस से मिलिट्री एडवाइजर्स आए। अमेरिका से टीचर्स आए यूनिवर्सिटीज स्थापित करने। जापानी स्टूडेंट्स हर उस देश में गए जहां से कुछ सीखा जा सकता था, और जो सबसे जरूरी था, जापान ने सिर्फ नकल नहीं की, उसने समझा। एक एग्जाम्पल देखिए, रेलवेज। ब्रिटेन से इंजीनियर्स आए, रेल्स आई, लोकोमोटिव्स आए। पहली रेलवे लाइन सन 1872 में टोक्यो और योकोहामा के बीच खुली। लेकिन जापान ने सिर्फ यही नहीं किया कि ब्रिटिश इंजीनियर्स को हमेशा के लिए रख लिया। उसने अपने खुद के इंजीनियर्स ट्रेन किए। कुछ सालों में जापानी इंजीनियर्स खुद रेलवेज बनाने लगे। ट्रेविथिक के ग्रैंडसन्स, जिनका जिक्र अध्याय 4 में हुआ था, उन्हीं में से कुछ इसी दौर में जापान में रेलवेज बनाने आए। ये एक सर्कल था। कॉर्नवॉल से पेरू, पेरू से इंग्लैंड, इंग्लैंड से जापान। योकोसुका में एक नेवल शिपयार्ड बना जिसे एक फ्रेंच इंजीनियर लेओंस वेर्नी ने डिजाइन किया। इसी शिपयार्ड में आगे जाकर जापानी बैटलशिप्स बनी। और यहां हम उस मोमेंट पर आते हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। सन 1895 में जापान ने चाइना को एक छोटी सी वॉर में हरा दिया। यह एक सिग्नल था, लेकिन दुनिया ने ध्यान नहीं दिया। सन 1904 में रशिया और जापान के बीच वॉर शुरू हुई। रशिया एक यूरोपियन सुपर पावर था। उसके पास एक विशाल नेवी थी। जापान एक छोटा आइलैंड नेशन था जिसने 40 साल पहले तलवारें इस्तेमाल की थीं। मई 1905 में त्सुशिमा की लड़ाई में जापानी एडमिरल टोगो हेहाचिरो ने रशियन फ्लीट को लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया। रशिया के 30 से ज्यादा जहाज डूबे या कैप्चर हुए। जापान के सिर्फ 3 टॉर्पीडो बोट्स डूबी। यह सिर्फ एक नेवल बैटल नहीं थी। यह पहली बार था जब एक नॉन यूरोपियन देश ने एक यूरोपियन सुपर पावर को इतनी डिसाइसिवली हराया था। पूरी दुनिया स्तब्ध थी। यूरोप में, अमेरिका में और उन तमाम एशियन और अफ्रीकन देशों में जो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के नीचे दबे थे। त्सुशिमा की लड़ाई ने एक बात साबित कर दी थी, औद्योगिक क्रांति अब किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं रही थी। वो एक ऐसी ताकत बन चुकी थी
जो बॉर्डर्स नहीं मानती थी। जो देश उसे अपनाता था वो आगे बढ़ता था, जो नहीं अपनाता था वो पीछे रह जाता था। सन 1914 तक दुनिया का नक्शा बदल चुका था, लेकिन इस चैप्टर में हम उन आखिरी कहानियों पर रुकेंगे जो इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के धागों को एक साथ बांधती हैं। क्योंकि औद्योगिक क्रांति सिर्फ रेलवेज और स्टीम इंजन्स तक नहीं रुकी थी। उसके आखिरी 2 बड़े चैप्टर्स थे। एक था वेपन्स का और दूसरा था केमिस्ट्री का। पहले वेपन्स। रॉबर्ट व्हाइटहेड एक इंग्लिश इंजीनियर था जिसका जन्म सन 1823 में लैंकाशायर में हुआ था। वो इटली और ऑस्ट्रिया में काम करता रहा, मरीन इंजीनियरिंग में। सन 1866 में उसने फ्यूम में, जो अब क्रोएशिया का हिस्सा है, एक ऐसी डिवाइस बनाई जो पानी के नीचे चलकर किसी जहाज से टकरा सके और उसे तबाह कर सके। यह था सेल्फ प्रोपेल्ड टॉर्पीडो। फुल्टन ने भी टॉर्पीडोज बनाई थीं, लेकिन वो क्लॉकवर्क से चलती थीं और मैनुअली गाइड करनी पड़ती थीं। व्हाइटहेड की टॉर्पीडो कंप्रेस्ड एयर से चलती थी, खुद अपना रास्ता तय करती थी और पानी के नीचे एक निश्चित डेप्थ पर रहती थी। व्हाइटहेड ने यह टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया की नेवी को बेची, फिर ब्रिटेन को, फिर फ्रांस को, फिर जर्मनी को, फिर रशिया को, फिर जापान को। उसने किसी से एक्सक्लूसिव डील नहीं की, उसने सबको बेचा। यह वही पैटर्न था जो जॉन विल्किंसन ने 1 सदी पहले लोहे के साथ किया था। टेक्नोलॉजी किसी एक देश की नहीं थी, वो उसकी थी जो सबसे ज्यादा पैसे दे। व्हाइटहेड की टॉर्पीडो ने नेवल वॉरफेयर को हमेशा के लिए बदल दिया। अब एक छोटी सी टॉर्पीडो बोट एक विशाल बैटलशिप को डुबो सकती थी। यही टॉर्पीडो त्सुशिमा में इस्तेमाल हुई। यही टॉर्पीडो आगे जाकर पहले और दूसरे विश्व युद्ध में लाखों टन के जहाज समुद्र की तह में भेजने वाली थी। व्हाइटहेड खुद इस सब से अनजान था। वो एक इंजीनियर था, उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी। नतीजों की जिम्मेदारी उसने कभी नहीं ली। उसके ग्रैंडडॉटर ने एक ऑस्ट्रियन नेवल ऑफिसर से शादी की, ग्योर्ग फॉन ट्रैप। वही फॉन ट्रैप फैमिली जिनकी कहानी आगे जाकर द साउंड ऑफ म्यूजिक बनी। यह इतिहास की एक ऐसी आयरनी है जो कोई नॉवेलिस्ट नहीं सोच सकता था। अब दूसरी कहानी केमिस्ट्री की। युस्टस फॉन लीबिक एक जर्मन केमिस्ट था जिसका जन्म सन 1803 में डार्मस्टाड में हुआ था। वो पेरिस में गे लुसाक के साथ पढ़ा, उन्हीं फ्रेंच साइंटिस्ट्स के साथ जिनकी तारीफ मॉन्क्यूर रॉबिन्सन ने अध्याय 3 के द्वार में की थी। लीबिग ने गीसन यूनिवर्सिटी में एक लेबोरेटरी स्थापित की जो दुनिया की पहली टीचिंग लेबोरेटरी थी। पहले केमिस्ट्री सिर्फ देखने की चीज थी। प्रोफेसर एक्सपेरिमेंट करता था, स्टूडेंट्स देखते थे। लीबिग ने कहा, नहीं, हर स्टूडेंट खुद एक्सपेरिमेंट करेगा। यह एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। लीबिग की लेबोरेटरी से निकले स्टूडेंट्स ने दुनिया भर में केमिस्ट्री फैलाई। उनमें से एक था ऑगस्ट विल्हेल्म फॉन हॉफमान, जो लंदन आया और रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री का पहला डायरेक्टर बना। हॉफमन के एक स्टूडेंट विलियम हेनरी पर्किन ने सन 1856 में एक एक्सीडेंट में दुनिया का पहला सिंथेटिक डाई बनाया। वो क्विनाइन बनाने की कोशिश कर रहा था, मलेरिया की दवा, लेकिन जो बना वो था एक ब्राइट पर्पल कलर जिसे मोवेन कहा गया। यह सिंथेटिक केमिस्ट्री की शुरुआत थी। इसके बाद एक सिंथेटिक कलर्स, सिंथेटिक मेडिसिन्स, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक एक्सप्लोसिव्स सब बनने लगे। वो दुनिया जो पहले सिर्फ नेचुरल मटेरियल्स पर निर्भर थी, वो अब लैबोरेटरी में बनी चीजों पर चलने लगी। लीबिग का एक और काम था जो शायद इससे भी ज्यादा लास्टिंग था। उसने यह साबित किया कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए स्पेसिफिक केमिकल्स चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, और ये केमिकल्स आर्टिफिशियली प्रोवाइड किए जा सकते हैं। यह एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री की नींव थी। आगे जाकर सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स ने दुनिया की फूड प्रोडक्शन को इतना बढ़ाया कि अरबों लोग जी सके जो अदरवाइज नहीं जी पाते। एक जर्मन प्रोफेसर की लेबोरेटरी से निकला नॉलेज आज भी दुनिया को खाना खिला रही है। अब एक कदम पीछे हटकर देखते हैं। सन 1776 में
यानी इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में ब्रिटेन में क्रॉमफर्ड मिल चल रही थी। आर्कराइट का वाटर फ्रेम कपड़ा बुन रहा था। अमेरिका आजाद हो रहा था। जेम्स वॉट का पेटेंट अभी अभी मिला था। सन 1914 में, यानी इस डॉक्यूमेंट्री के आखिर में, दुनिया में स्टीम शिप्स थे, इलेक्ट्रिक लाइट्स थे, वायरलेस टेलीग्राफ था, स्टील के पुल थे, सिंथेटिक मेडिसिन्स थीं, ऑटोमोबाइल्स थीं और एरोप्लेन्स थे। 138 साल। इस पूरे सफर में एक बात सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग है। यह क्रांति किसी एक देश ने नहीं की, किसी एक इंसान ने नहीं की। यह एक ग्लोबल, मैसी और अक्सर अन्यायपूर्ण प्रोसेस था। जॉन होल्कर ने चोरी की और फ्रांस में टेक्नोलॉजी पहुंची। विल्किंसन ने दुश्मन को बेचा और यूरोप में आयरन इंडस्ट्री फैली। स्लेटर ने अपने दिमाग में मशीन छिपाई और अमेरिका को उसकी पहली मिल्स मिली। ट्रेविथिक गरीबी में मरा, लेकिन उसकी इंजन ने दुनिया चलाई। डुपॉन्ट फैमिली भागी और अमेरिका को उसकी केमिकल इंडस्ट्री मिली। फुल्टन ने हर किसी को टॉर्पीडो बेचने की कोशिश की और अंत में स्टीम बोट दे गया। स्टीवेंसन पढ़ना नहीं जानता था और उसने रेलवेज बनाई। बेसिमर ने एक मिलिट्री प्रॉब्लम सॉल्व की और स्टील रेवोल्यूशन आई। एडिसन ने बल्ब नहीं बनाई, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का पूरा सिस्टम बना दिया। चोशु 5 ने अपनी जान जोखिम में डाली और जापान एक सुपर पावर बन गया। व्हाइट हेड ने टॉर्पीडो बेची और नेवल वॉरफेयर हमेशा के लिए बदल गई। लीबिग ने एक टीचिंग मेथड बदली और सिंथेटिक केमिस्ट्री की दुनिया खुल गई। कोई मास्टर प्लान नहीं था, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, कोई एक विजन नहीं था। बस थे अलग अलग इंसान, अलग अलग जरूरतें, अलग अलग देश और एक साझा ह्यूमन इंपल्स चीजों को बेहतर बनाने की। लेकिन इस सब के साथ एक सवाल भी है जो इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद जहन में रहना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी बनाई गई, उसने जितना दिया उतना लिया भी। विटनी की कॉटन जिन ने स्लेवरी को मजबूत किया। व्हाइट हेड की टॉर्पीडो ने युद्धों को और डेडली बनाया। सिंथेटिक एक्सप्लोसिव्स ने पहले विश्व युद्ध के ट्रेंचेस को और भयावह बनाया। स्टील और रेलवेज ने कॉलोनियलिज्म को और एफिशिएंट बनाया। औद्योगिक क्रांति एक स्ट्रेट लाइन नहीं थी, प्रोग्रेस से प्रॉस्पेरिटी तक। यह एक जटिल, कॉन्ट्रडिक्टरी और अक्सर दर्दनाक प्रोसेस थी। और सन 1914 में जब यह डॉक्यूमेंट्री खत्म होती है, यूरोप की सारी इंडस्ट्रियल पावर्स एक ऐसी जंग की कगार पर खड़ी थीं जो उन्हीं की बनाई टेक्नोलॉजी से लड़ी जाने वाली थी। वो टेक्नोलॉजी जो होल्कर ने चुराई थी, जो विल्किंसन ने बेची थी, जो स्लेटर ने याद करके लाई थी, जो ट्रेविथिक ने सपने में देखी थी, आधुनिक दुनिया बन चुकी थी। बस यह तय होना बाकी था कि वो दुनिया खुद को कैसे इस्तेमाल करेगी।